एवरीवन। यूनिट वन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसमें विल बी स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, मेथड्स ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या रहता है, सिग्निफिकेंट इश्यूज क्या क्या आते हैं पूरे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट डोमेन्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के, और क्या क्या रिसर्च मेथड्स और ऑब्स्टेकल्स आते हैं जब हम लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज के बारे में हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट को ये डिफाइन किया गया है कि कंसेप्शन से लेकर डेथ तक का जो पूरा हमारा ग्रोथ होता है उसे लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के थ्रू देखा जाता है, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट एज पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर टाइम. It does not just involve the biological and physical aspect, but it also involves the very important cognitive and social aspects as well. अब हम आते हैं कि गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो एक डेवलपमेंट का गोल क्या है? गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनेबल पीपल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। वो उस एनवायरमेंट में अच्छे से रह पाए, उसके लिए डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब पैदा होता है और वो एनवायरमेंट, और जब वो अपनी मदर के वूम में होता है वो एनवायरमेंट वो डिफरेंट है। अगर वो उस पीरियड में ग्रो नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा आउटसाइड वर्ल्ड को, राइट। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंट। ये जो पीरियड होता है इसे ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, बट क्या फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि एक इंसान की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो माना जाता है सोसाइटी का। हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चा कब सोसाइटी से लर्न कर रहा है चीजें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद उसके लिए उसके सुनने के लिए बनी ही नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं गलती से सुन लेता है एंड उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ जाता है। वो बहुत सारी चीजें समझने लगता है, उसका इंटरेक्शन उनके नेबरहुड से क्या रहता है, ये सब चीजों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बच्चे पे होता है। एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर माना जाता है एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप होने में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसा म्यूजिक सुनता है, किस टाइप का टेलीविजन शोज वो देखते हैं, क्या उसने रिमार्क्स जो है आसपास अपने सुने हैं, उसके कल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत बड़े लेवल तक इम्पैक्ट करता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है प्लेस। प्लेस भी एक बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसे बहुत इम्पैक्ट करता है कि वो कौन सी जगह पे बड़ा हो रहा है, वहां पे उसे कैसे चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लास्ट फैक्टर थोड़ा सा ऑब्वियस है, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस करना सीख पाता है, कम्युनिकेट करना सीख पाता है, दूसरों की केयर करना सीख पाता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद अ, किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चार एरियाज माने गए हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर के अराउंड जो बातें होती। तो पहला बहुत ऑब्वियस है फिजिकल डेवलपमेंट की। बच्चा का हाइट ग्रो होता है, वेट ग्रो होता है ओवर द इयर्स। उसको अपने ही बॉडी फीचर्स को कैसे बेटर एक्सप्रेस कर सकता है, कैसे उसका चलने का स्पीड, उसका दौड़ने का स्पीड, ये सब चीजों में चेंजेस आते हैं। पहले बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करता है, फिर वॉक करना स्टार्ट करता है, फिर वो दौड़ता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट डेवलपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे कैसे अपने ब्रेन को बेटर यूज कर पाता है, मोर इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर पाता है। जो बात आप 2 साल के बच्चे को बोलोगे और जो आप 5 साल के बच्चे को बोलोगे, उनमें काफी डिफरेंस आ जाता है। उनकी ग्रास्पिंग पावर में, उनकी रिएक्ट करने की चीजों में, वो कैसे ऑर्गेनाइज कर पाता है सारी इंफॉर्मेशन को, वो सब चीजें। नेक्स्ट आता है
सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो अब बच्चे जो है वो सोशली और इमोशनली भी डेवलप करते हैं, जैसे जैसे वो स्कूल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब के साथ मिलते हैं, तो वो बहुत सारे तरीकों से खुद की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, सामने वाली की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डील करना सीखते हैं। पहली बार जब किसी को रिजेक्शन मिलता है पढ़ाई में या अदरवाइज, उसको कैसे अडेप्ट किया जाता है, उससे वो सारी छोटी छोटी चीजों से वो ग्रो करता है, उसका डेवलपमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया माना जाता है। इससे उसका सेल्फ एस्टीम जो आने वाले सालों में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब वो अडल्ट होगा, क्योंकि उस समय पे उसके इन्हीं सब पैटर्न्स की वजह से बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट होंगी। तो इसीलिए सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट आता है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर डेवलपमेंट। छोटे से ही बच्चे सीख जाते हैं कि एक लड़की को इस तरीके से बिहेव करते हैं, लड़के इस तरीके से बिहेव करते हैं। जब वो अडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी को हिट करते हैं तब वो और बेटर एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने इस एरिया को, सेक्सुअलिटी को, एंड अपने उनके जो उनको समझ आता है कि उनके डिजायर्स एंड बिहेवियर में क्या बैलेंस आना चाहिए, और वो पूरी अपने लाइफ स्पैन में इसको समझते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो चीज आती है वो है कि क्या ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं, कुछ जो डेवलपमेंट के होते हैं, इन्हें डिफिकल्ट पीरियड्स या क्रिटिकल पीरियड्स भी कहा जाता है। अगर इन स्पेसिफिक पीरियड्स में बच्चों को प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिलता, अगर उन्हें रिसेप्टिविटी नहीं मिलती है, तो दे मे गेट स्टक इन दिस पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा है वो उसका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है जब उसके पेरेंट्स जो है वो उसे कंसिस्टेंटली प्यार कर रहे हैं, अफेक्शनेट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो है उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। तब बच्चा ग्रो करते करते अडल्ट्स को ट्रस्ट करना सीखता है। बट अगर इसी टाइम पीरियड में उसे निग्लेक्ट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, या बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, तो इन सब पीरियड्स में अगर ऐसा हो जाता है, अगर ग्रोइंग एज में ऐसा हो जाता है, देन बच्चा जो है he or she grows up to be someone who does not very easily trust the adult people, एंड उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे पे फोकस नहीं किया जा रहा है, तो फॉस्टर पेरेंट्स भी होते हैं जो बहुत बच्चे की केयर कर सकते हैं, उसको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो इस पीरियड में स्टक ना रहे। नेक्स्ट कम लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के बारे में अब हम बात करेंगे। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो डिफाइन किया गया है, दैट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू आवर लाइफ साइकिल। ओके, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके चार डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल, दैट इज चेंजेस इन आवर फिजिकल बीइंग। हमारे जेनेटिक्स हमारे लिए क्या बाउंड्री सेट करते हैं। अगर हमारे जेनेटिक्स सर्टेन टाइप के हैं तो हमारी हाइट ऐसी ही उतनी ही ग्रो होती है, हमें सर्टेन डिजीजेस का वो रहता है, ब्रेन मेच्योरेशन का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी डाइट, एक्सरसाइजेस, ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे सोशल कल्चरल जो चेंजेस होते हैं। सोशल कल्चरल चेंजेस मतलब हमारे फैमिली, पीयर्स, हमारे कोवर्कर्स, इन सब पे भी हमारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। पॉवर्टी एक एग्जाम्पल है सोशल कल्चरल फोर्सेस का। नेक्स्ट आता है इमोशनल या साइकोलॉजिकल फोर्सेस। तो इसमें हमारे चेंजेस इन आर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस हमें पता चलते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स के। फिर आता है फिर आता है कॉग्निटिव फोर्सेस, दैट इज चेंजेस इन आवर थॉट प्रोसेसेस। इसी तरीके से लाइफ साइकिल फोर्सेस भी होते हैं कि दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो कभी उनका सेम फैमिली एक्सपीरियंसेस नहीं रहते, बट फिर भी उनमें कुछ ना कुछ फेमिलियरिटी होती है लेवल पे। नेक्स्ट आता है, अब हम समझते हैं कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के चार इंटरैक्टिव फोर्सेस अलग अलग होते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल फोर्सेस, सोशो कल्चरल फोर्सेस, साइकोलॉजिकल फोर्सेस एंड लाइफ साइकिल फोर्सेस। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, बायोलॉजिकल फोर्सेस में हमारे जेनेटिक एंड हमारा हेल्थ रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें,
डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड को कैसे इम्पैक्ट किया जाता, कैसे इम्पैक्ट होती है। इसके बाद हम लोगों का आता है सोशो कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एथिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, ये सब इम्पैक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड को। फिर इसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल फोर्सेस, जो कि हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट इवेंट्स को, कि अगर एक मतलब किसी भी एक फैमिली के भी दो बच्चों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस होने के बावजूद बहुत सारे उनमें डिफरेंसेस आते हैं, हर किसी का अपना अपना यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। एंड लास्ट होता है साइकोलॉजिकल फोर्सेस, जो हमारी क्या कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेसिटीज हैं, क्या फैक्टर्स हैं, हमारा क्या डेवलपमेंट रहा है चाइल्डहुड में, हम लोगों की क्या वैल्यूज हैं, वो सब चीजें बन के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एरिया आता है कि इश्यूज क्या होते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के। इसमें जो अभी तक रिसर्च के थ्रू हमें डेवलपमेंट लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के इश्यूज पता चले हैं, वो है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो ये बहुत बड़ा डिबेट है कि जो डेवलपमेंट होती है वो इवनली कंटिन्यूअस होती है या फिर बहुत ही स्पेसिफिक पीरियड से डिफाइन करी जाती है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस मॉडल है जो रिलेटिवली स्मूथ होता है, उसकी कुछ ऐसे शार्प और डिस्टिंक्ट स्टेजेस नहीं होते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो करता है उसमें एक ग्रेजुअल अकोमुलेशन होता है बिहेवियर का, स्किल्स का, नॉलेज का, एंड हेंस वो चेंज हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट डिसकंटिन्यूटी को फेवर करते हैं, वो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंटल चेंजेस डिसकंटिन्यूअस होते हैं नेचर में, इन लोगों के बहुत ही डिस्क्रीट स्टेजेस होते हैं कि इस स्टेज से इस स्टेज तक ऐसा होता है, इस स्टेज से इस स्टेज तक ऐसा होता है। वो इसे स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि स्किल्स जो है वो और नॉलेज जो है वो एकदम अब्रप्ट एरिया से अब्रप्ट तरीके से चेंज हो जाती है, बहुत ही डिस्क्रीट फैशन में वो एमर्ज करती है। इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी को फेवर करने वाले साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी एंड चेंजेस। तो लोगों में, साइकोलॉजिस्ट में ये भी डिबेट है कि जो हम लोगों के बिहेवियर होते हैं वो क्या स्टेबल होते हैं या फिर वो चेंज करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का ट्रेट, किसी के बिहेवियर का ट्रेट है शाइनेस, तो क्या शाइनेस जो है वो स्टेबल रहता है एज ए एक्सप्रेशन ओवर द टाइम, या फिर वो चेंज हो जाता है। क्या किसी भी डिग्री तक शाइनेस फ्लक्चुएट कर सकती है अक्रॉस लाइफ स्पैन, कि वो बचपन में ऐसा था एंड बड़े होने पे ऐसा हो गया, क्या वो चेंजेस आते हैं। तो इस पे भी बहुत ज्यादा डिबेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो है नेचर वर्सेस नर्चर का। तो अभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस पे बहुत ज्यादा डिबेट चलता है कि नेचर या नर्चर, इन दोनों में से कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। क्या हेरिडिटी फैक्टर्स हैं जो कि नेचर में आते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि नर्चर में आते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को पढ़ते समय, समझते समय। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें वैसे पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं। पहला स्टेज है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 20, अराउंड द एज ऑफ 20। देन कम्स अर्ली अडल्टहुड, जब हम 17-18 साल के होने लगते हैं तो सब हमें बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो। तो वो अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड होता है जो कि अराउंड 17 to 40-45 ईयर्स तक चलता है। देन आता है मिडिल अडल्टहुड, जो कि अराउंड एज 40 to 65 के बीच में रहता है। एंड ओवर 60 ईयर्स जो एरिया होता है दैट इज लेट अडल्टहुड। इस इन सब स्टेजेस में हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड यही स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इससे हमें इजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है हर डेवलपमेंटल स्टेज का। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स। इसको साइंटिस्ट ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग हो। तो पहला जो डोमेन होता है दैट इज फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन हम लोगों की जो ग्रोथ है, जो चेंज है, जो चाइल्डहुड से अडोलेसेंट का हमें बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छे से अलग से दिखता है फिजिकल चेंजेस, वो हम फिजिकल डोमेन में रखते हैं।
देन आता है साइकोलॉजिकल डोमेन दैट डिपेंड्स ऑन, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। जब एक बच्चा अपनी मदर की वूम में होता है तो उसे कोई भी प्रोसेसेस जो है खुद से नहीं करने पड़ते, वो सब टेकन केयर हो, मतलब दे आर ऑल टेकन केयर ऑफ व्हेन द चाइल्ड वाज स्टिल इन द मदर्स वूम। बट जैसे ही चाइल्ड इज born, he has to learn to suck, he has to learn to ingest food, eliminate, breathe on its own, etc. तो ये भी साइकोलॉजिकल डोमेन का पार्ट आता है कि उसने ये एडजस्टमेंट कितने अच्छे से कर दिया। फिर आता है कॉग्निटिव डोमेन। Cognitive domain is it focuses on learning, attention, perception, and memory. The manner in which learning takes place and how child makes the process in this progress in the school and home, ये बहुत important factor आ जाता है। Next आता है social domain. Social domain is how the child deals and adjusts to the people जो उसके आसपास होते हैं, वो कैसे करेक्ट वे में इंटरेक्शन कर पाता है, हर इंटरेक्शन का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब चीजों को, इसकी सोशल सिचुएशंस को बहुत ज्यादा रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होते हैं। पहली बात, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दैट इज ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन। और इसके बाद हम आते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जब बॉर्न हुआ से अडोलेसेंट तक का डेवलपमेंट हो गया तो उतना ही डेवलपमेंट रहता है, ऐसा नहीं है। दैट इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं माना जाता कि अब हमारा डेवलपमेंट रुक गया है। स्लो जरूर हो जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है, लेकिन वो भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट बहुत ही मल्टी डायरेक्शनल है, एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है। कोई एक स्पेसिफिक एज आपको, एज पीरियड डेवलपमेंट को डोमिनेट नहीं कर सकता है। एंड इसके बाद आता है ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल रेफर्स टू द फैक्ट दैट डेवलपमेंट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल क्राइटेरिया, कि इससे इंक्रीज होता है या इससे डिक्रीज होता है। एंड डेवलपमेंट जो है वो प्लास्टिक है। अ की पार्ट ऑफ रिसर्च एजेंडा इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड कि जो नेचर है डेवलपमेंट का, उसका क्या, उसकी क्या लिमिट्स हैं, प्लास्टिसिटी की क्या लिमिट्स हैं हमारी फंक्शनिंग में, डेवलपमेंट कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ये सब चीजों को भी स्टडी किया जाता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल। हमारे क्या एनवायरनमेंट है, हमारा क्या इंटरेक्शन है, इन सब चीजों पे, हमारे क्या जेनेटिक्स है, क्या हर सेटिंग में हम लोग कैसे डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। अगर किसी कोई बच्चा एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक जगह पे उसने अपना चाइल्डहुड गुजारा है एंड उसके बाद वो, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो उससे क्या हमारे डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं। इसीलिए जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में एक पर्सन होता है, उस तरीके से भी डेवलपमेंट इम्पैक्ट करता है। देन कम्स द डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ये हर एज रिलेटेड उसमें होता है और किसी एक डिसिप्लिन में हम इसे नहीं रोक के रख सकते। इसके बाद आता है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन। इसी से ही हम लोग हर कॉन्फ्लिक्ट की मास्टरी कर सकते हैं, हर कंपटीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर आता है इट इज एम्बेडेड इन हिस्ट्री। ठीक है, डेवलपमेंट इज ऑल्सो हिस्टोरिकली सिचुएटेड एंड इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड गया, तो कोविड हम भी एक हिस्ट्री का पार्ट बनेगा एंड उसका हम लोगों की जनरेशन पे, हम लोगों की डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो धीरे धीरे विद रिसर्च हमें पता चलेगा। बट डेफिनेटली किसी ना किसी लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कम नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। तो जिन लोगों की सेम एज है, उन लोग, वो लोग शायद सिमिलर चीजें जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सेम एज के हैं, जो सब 13 साल के हैं, उन लोगों के पास, उन लोगों के सेम चेंजेस होते हैं उनके, तो वो सेम टाइप ऑफ डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। फिर नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। तो जिन दो लोगों ने सेम काइंड ऑफ हिस्ट्री को सफर किया है साथ में, उन लोगों के मे बी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो सिमिलर हो एंड उन लोगों के इन्फ्लुएंस जो हुआ हो वो सिमिलर हो।
राइट। एंड इसके बाद आता है नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स, मतलब कुछ अनयूजुअल अकरेंसेस हो गए हो आपकी लाइफ में, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हो, उसकी वजह से भी आपकी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद आता है कि क्या फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। तो पहला फैक्ट है कि रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है। मैच्योरेशन इज अनफोल्डिंग इंडिविजुअल्स इनहेरेंट traits and learning is development that occurs from experience and efforts on the individual's part. Maturation provides the raw material for learning. आप मेच्योर होते हैं तो आप समझ पाते हैं कि इस एक्सपीरियंस का मेरी लाइफ में ये इम्पैक्ट था एंड मैं इस एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, कि नहीं कोई दो लोग सिमिलर तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, हर किसी का एनवायरनमेंट का स्टिमुलाई अलग होता है। हम लोग प्रिडिक्ट एक लेवल तक कर सकते हैं, बट बहुत करेक्ट हम लोग प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। तो ये सर्टन पीरियड से मार्क होता है, इंडिविजुअल इजीली अडेप्ट कर लेता है अपनी एनवायरनमेंट की डिमांड्स को, एंड सोशल एडजस्टमेंट कर लेता है एंड सब कुछ कर पाता है। But development follows a definite and predictable pattern. It follows a definite and predictable pattern का मतलब है कि वो फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है कि फिजिकल डेवलपमेंट का ये पैटर्न है, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का स्पीच डेवलपमेंट होता है। तो इन सब वो एक फिक्स्ड वे में होता है। इसमें दो लॉज जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आते हैं। पहला है cephalopoidal लॉ। इट मीन्स दैट डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। पहला हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू फुट होता है, देन हमारा डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इट मीन्स दैट डेवलपमेंट स्प्रेड्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टू एक्सट्रीम। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो अर्ली फाउंडेशंस होते हैं हमारे वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। हम लोगों के एटीट्यूड्स हैबिट्स एंड पैटर्न्स पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारे अर्ली ईयर्स में हमने एक्सपीरियंस किया होता है उसी का हम लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि हजार्ड्स इन ईच फेज। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ हजार्ड्स जो हैं वो हम लोगों के फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमारे एडजस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमें इन हजार्ड से थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। और पेरेंट्स, जब बच्चा छोटा होता है पेरेंट्स भी इन हजार्ड से काफी अवेयर रहते हैं ताकि हम जितना पॉसिबल हो पाए उससे बच सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज एडेड बाय स्टिमुलेशन। वैसे तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो अपने आप हो जाता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी लेवल पे स्टिमुलेशन चाहिए। आपके पेरेंट्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन, आप लोगों का जो बोलने का तरीका है, बात करने की झिझक है, उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये भी एक काइंड ऑफ थ्योरी है, स्टडी है। नेक्स्ट है कल्चरल चेंजेस अफेक्ट डेवलपमेंट। किसी भी इंडिविजुअल की क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसके डेवलपमेंटल पैटर्न को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एवरी स्टेज हैज सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। कि हर हम लोगों के ऑलरेडी चार्ट्स मेंटेन होते हैं कि बच्चा अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो गया तो उसका सर्टन लेवल होना चाहिए। वो स्कूल से क्रॉस कर लिया उसने तो उसका एक सर्टन लेवल होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो एक्सपेक्ट करे जाते हैं सोसाइटी से। फिर आता है ट्रेडिशनल बिलीफ्स भी बहुत लेवल तक साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हम लोगों को इम्पैक्ट करता है। हम लोगों सर्टन ट्रेडिशनल बिलीफ्स की वजह से हम लोग अपने हमारे सोचने के ढंग में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज रिसर्च मेथड्स क्या यूज करे जाते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। मेजरली चार रिसर्च मेथड्स यूज करे जाते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल मेथड, फिर आता है सीक्वेंशियल, फिर आता है क्रॉस सेक्शनल मेथड एंड टाइम लैग मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड जो है वो पहले टाइप ऑफ मेथड होता है। इसमें हम लोग सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज ए, बी एंड सी को एज 20 पे किसी रिसर्च के लिए लिया गया है, एंड फिर उनको एज 25 पे सर्टन बिहेवियर चेक करने के लिए लिया जाएगा एंड 30 पे सेम ग्रुप को लिया जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है कि अगर हम
किसी एक ही इंसान का या एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का अलग अलग एज ग्रुप्स में हम लोग टेस्ट करते हैं कि अब इस चीज का इम्पैक्ट उन पे कैसा पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो स्टडी आती है वो है क्रॉस सेक्शनल मेथड। ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड की जो डिसएडवांटेजेस हैं उसे ओवरकम करने के लिए बनाई गई है। लॉन्गिट्यूडनल मेथड में हम एक ही ग्रुप को अलग अलग एजेस पे टेस्ट नहीं करते, हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को सेम टाइम पे टेस्ट कर लेते हैं, ताकि इसमें ड्रॉप आउट रेट जो है वो स्टडी का वो कम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ईटिंग बिहेवियर ऑफ 5 ईयर ओल्ड देखेंगे एंड 10 ईयर ओल्ड देखेंगे एंड 12 ईयर ओल्ड देखेंगे। तो इसमें हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को एक ही साथ लेके टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है सीक्वेंशियल मेथड। सीक्वेंशियल मेथड जो है लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड की ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि पीपल इन अ क्रॉस सेक्शनल सैंपल आर टेस्टेड मोर देन वंस एंड द रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस दैट शो अप ओवर टाइम। तो इसमें क्या करेंगे कि सेकंड मेथड को हम यूज और हम लोग जो हमारा पॉपुलेशन है हम उसे सीक्वेंशियल मेथड की तरह ही टेस्ट करेंगे, बट हम 2 बार टेस्ट करेंगे ताकि हम लोगों को जो वेरिएशन है डिफरेंसेस हैं वो पता चल सके और हम ज्यादा रियलिस्टिक असेसमेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जो हम 8 साल 10 साल और 12 साल के बच्चे का ईटिंग बिहेवियर टेस्ट कर रहे थे, हम उन्हीं सेम ग्रुप का बिहेवियर को 2 बार टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है टाइम लैग मेथड। दिस method is studying the development of different age groups in different years to determine the effect of historical events on behavior. This method is rarely used in developmental psychology क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है अब आता है कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। तो पहला ऑब्स्टेकल जो आ सकता है वो है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। इसका मतलब है कि एक रिसर्चर का ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स कहाँ से लेकर आए। अब स्कूल चिल्ड्रन या यंग अडल्ट को ढूंढना बहुत इजी हो जाता है, बट अगर किसी को किसी बच्चे छोटे बच्चे के किसी न्यूबॉर्न इन्फेंट के बारे में स्टडी करना है तो वो इतना इजी नहीं है। और बहुत सारे पेरेंटल ऑब्जेक्शन उनका मूड पे एंड इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड हर सैंपल का चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो अपना अपना व्यू पॉइंट होता है एंड उन लोगों का अपना अपना तरीका होता है। दे माइट नॉट वॉलंटियर फॉर द स्टडी। तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल जो होता है वो है रेपो फॉर्मेशन। तो जब तक आपका रिपोर्ट नहीं फॉर्म हुआ है अपनी सैंपल के साथ, दे माइट नॉट गिव यू द ट्रू इंफॉर्मेशन। तो अगर हमारे साथ भी हमारे स्कूल या कॉलेजेस में पहले कोई हमें कोई भी सर्वे भरने को बोलता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फेक रिस्पॉन्सेज ही देते थे या हम करेक्ट चीज नहीं बताते थे जो हम फील कर रहे हैं उनको। तो इस वजह से अगर हम पे भी करते हैं, रिसर्चर्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर वो पे भी करते हैं तो एट टाइम्स वो गलत इन्फॉर्मेशन देकर जाते हैं। और वो तब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जब तक आपका रेपो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, रिसर्चर का रेपो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है अपने सैंपल के साथ। नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। अब अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर वो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को एक स्टडी में ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एंड उन्होंने एक बच्चे को लिया एक स्टडी के लिए और नेक्स्ट उन्होंने स्टडी लेना है अडल्ट का, बट अडल्ट एज ग्रुप इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 ईयर्स टू 65 ईयर्स, राइट। तो 35 कभी ये हो सकता है कि वो 30 ईयर्स वाला उन्हें सब्जेक्ट मिले, कभी हो सकता है 60 ईयर्स वाला सब्जेक्ट मिले। तो एक अडल्ट पॉपुलेशन में भी देयर इज अ वाइड वेरिएशन, राइट। तो देयर बिहेवियर्स देयर पर्सपेक्टिव्स वुड बी वेरीड। यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि क्या अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी को यूज करा जाए ताकि प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट और बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी होते हैं जिनकी वजह से लोगों के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के। उन लोगों की वैल्यूज बहुत इम्पैक्ट करती हैं उनके आंसर्स पे। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो बहुत सारे अगर हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं है तो बहुत ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन भी जा सकती है किसी भी नॉर्मल चीज के लिए। लास्ट आता है एथिकल एस्पेक्ट।
तो इसमें हमारे पास कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम छोटे बच्चों की रिसर्च कर रहे हैं, उन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का कंसेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हर एज ग्रुप में हमें कंसेंट मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। हम लोगों ने आज की वीडियो में लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेवलपमेंट के उसके बारे में पढ़ा, मेजर इश्यूज क्या आते हैं पूरे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, क्या सिग्निफिकेंट फैक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, और डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डोमेन्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम रिसर्च करने जाते हैं। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।